हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रवि सर में। तो जैसा कि आज आपके लिए हिंदी की दूसरी क्लास अगली क्लास है, तो आज की अपनी हिंदी की क्लास में हम बात करेंगे वर्णमाला की। इससे पहले हमने हिंदी भाषा का जो विकास है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसको पूरा अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के इतिहास में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो 3-4 वीडियो आपके यूट्यूब पर इस पर मैंने चैनल पर अपलोड हुई हैं, उसको आप आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पढ़ लेंगे उनको, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे, ठीक है सर। क्योंकि आपके सहयोग के बिना और आपके प्यार के बिना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब सक्सेसफुल ना हो। आपका सहयोग, आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और आपका प्यार और आपका जो सहयोग हमारे पास तक कैसे आएगा उसका एक ही माध्यम है फ़िलहाल, तो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है सर। तो फिर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रवि सर में। तो जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्णमाला। वर्णमाला हम पढ़ेंगे पूरा कि वर्णमाला में क्या कि स्वर कैसे होते हैं, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजनों के भेद कैसे होते हैं, संख्या कितनी होती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बशर्ते आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना है। कुछ चीज़ें आपको इतनी नहीं मिलेंगी जब हम ये अपनी वर्णमाला पढ़ेंगे, बहुत नहीं, जो किसी भी बुक के अंदर आपके लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वर्णमाला की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले मैं वर्णमाला, देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वर्ण प्लस माला। अब वर्ण प्लस माला मैंने ऐसे क्यों लिखा है भाई? इस वर्ण प्लस माला का लिखने का मतलब ये है कि जैसे जो अपनी वर्णमाला है उसमें ये जो वर्ण हैं वो बिल्कुल एक क्रम से रखे हुए हैं। जैसे कोई माला होती है, मोती की माला होती है, उसमें जितने भी मोती होते हैं वो सारे क्रम से लगे हुए होते हैं, सही है। ऐसे ही जो वर्णमाला है उसमें वर्ण क्या है, एक के बाद एक क्रम में लिखे हुए हैं। तो इसकी मैं परिभाषा यहाँ से बता सकता हूँ आपको। इसकी जो परिभाषा निकल के आएगी वर्णमाला की, कि वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सार्थक क्रम दोस्तों क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब ये जो वर्णमाला है, वर्णों का सार्थक क्रम, सार्थक क्रम का मतलब क्या है दोस्तों? तो सार्थक क्रम का मतलब ये निकलेगा कि जैसे अपना क है, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, और अपनी जो वर्णमाला है वो इसी क्रम में अगर हमारी जारी है, पूरे क्रम में जारी है, और कहाँ तक आगे लास्ट में ज्ञानी तक, ठीक है सर। तो हिंदी की यही तो खासियत है, देखो बिल्कुल एंड कहाँ पर करती है हिंदी? ज्ञानी। अगर हिंदी को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको ज्ञ से ज्ञानी बना देती है। अंत तक आते आते, ऐसे अनार से अंत तक आते आते आपको ये ज्ञानी बना देती है, ठीक है। तो ये अगर इसका सार्थक क्रम लगा हुआ है तो ये दोस्तों क्या कहलाती है? ये जो सार्थक क्रम है ये कहलाता है वर्णमाला। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? ये वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं कि मैंने पहले क लिखा, उसके बाद च लिख दिया, फिर मैंने ज लिखा, फिर ज्ञानी लिख दिया, फिर धनुष लिख दिया, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो देखो दोस्तों ये वर्णों का सार्थक क्रम नहीं है, ये वर्ण लिखे हुए हैं। तो इसको क्या कहेंगे फिर हम? इसको हम कहेंगे वर्ण समूह। ये वर्ण समूह लिखा हुआ है, ना कि ये वर्णमाला है, ठीक है। उसके बाद इतना हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो वर्णमाला में जो वर्ण हैं, अपने जो ये वर्ण हैं, हिंदी के जो वर्ण हैं वो किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। किस लिपि में लिखे जाते हैं दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। और देवनागरी कहाँ से निकल कर आई है? तो देवनागरी जो निकल कर आई है दोस्त मेरे, वो ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है। देवनागरी कहाँ से निकल के आई है? ब्राह्मी लिपि से निकल कर आई है, ठीक है। तो देवनागरी के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पूरी आराम से बात कर ली है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आगे चलते हैं। देखो
तो ये हमने पढ़ लिया इतना। उसके बाद वर्णमाला, जो वर्ण है कहाँ से निकले हैं, देवनागरी लिपि से। अब हम क्या करते हैं, वर्णों के भेद कर लेते हैं। वर्णों के क्या करते हैं हम दोस्तों, वर्णों के भेद कर लेते हैं। इसको प्रीव्यू, वर्णों के क्या करेंगे दोस्त, हम भेद करेंगे कि जो वर्ण के भेद हैं वो कितने। तो दोस्तों वर्ण के दो भेद हैं। एक क्या है, एक को तो हम कहते हैं स्वर, जिसे आप इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, और एक को कहते हैं हम दोस्तों व्यंजन। वर्णों का जब हम भेद करते हैं तो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब हम स्वर भी पढ़ेंगे और हमको साथ ही साथ क्या पढ़ना है, व्यंजन भी पढ़ना है। अब मैं आपसे एक बात छोटी सी ये बता दूं, अपने आप में जो स्वर है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसके अंदर हिंदी में, अगर हिंदी है तो स्वर ना पूछा गया हो। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे वर्णमाला से, देखो मैं बता दूं आपसे कि ये जो अपना चैप्टर वर्णमाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से कम प्रत्येक प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से आते हैं, और आपकी वर्णमाला अगर पक्की है तो समझ लो आपकी हिंदी पक्की है। ठीक है, अब हम स्वर की बात करते हैं। अगर जब हम स्वर की बात करते हैं तो पूरा स्वर एक अपने आप में पूरा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्वर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो दोस्तों स्वर किसको बोलते हैं, सभी जानते हैं कि ऐसा ना रास्याम ये सब क्या है, स्वर है। ऐसे लेकर यहाँ तक ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो एग्जाम में हमसे पूछी जाती है इसका कि पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ कि इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है, नहीं समझे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है उनको स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र अवस्था मतलब बिना किसी रुकावट, बिना किसी टकराहट के बिना जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में हो, स्वतंत्र अवस्था में हो। ठीक है सर, ये इसकी परिभाषा हो जाती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में हो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्त, वो पूछाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है। देखो सर बहुत बहुत बड़े ज्ञानी पढ़े हैं, आपसे लोग बोलेंगे कि सर स्वरों की संख्या 10 भी होती है, 11 भी होती है, वो 12 भी बता देते हैं, वो लोग 14 भी बता देते हैं, 13 तो चलो है ही, हमने मान लिया कि 11 13 तो बिल्कुल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, लेकिन 14 भी बता देते हैं वो लोग। अभी मैं बताऊंगा कहाँ तक जाएंगे। देखो मैंने संख्या बोला तो या तो संख्या एग्जाम में आएगी 11 या फिर संख्या एग्जाम में आएगी 13। अब आप बोलोगे सर 11 13 का मतलब है, तो जब स्वरों की संख्या 11 होगी तब उसने पूछा होगा कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11। आप बोलोगे सर 13 कब होगी, तो 13 होगी मेरे दोस्त लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। ठीक है सर, तो 11 जो स्वरों की संख्या वो उच्चारण के आधार पर है और 13 जो है वो लेखन के आधार पर है। अब लेखन देखो स्वर कौन कौन से हैं, मैंने आपसे बोला देखो दोस्त, मैंने पहले लिखा ये हो गया छोटा ए, ठीक, उसके बाद हो गया आ, ए आ, उसके बाद ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद रिरी, ये तुम्हारा तुम्हें पता ही है, ए से एडी है, ए से ऐनक है, ओ से ओखली है और औ से औरत है। यही स्वर तो है भैया कि ए आ ई ऊ रिरी ए आई ओ औ, ये क्या है अपने सारे, ये दोस्तों सारे अपने स्वर हैं। ठीक है, गिनो भैया इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। तो आपने सर बोला भी कि 13 भी होते हैं,
लेकिन लेखन के आधार पर 13 होते हैं। तो हम दो स्वर ये हैं अपने जो हम लिख सकते हैं, एक तो होता है अंग और एक होता है दोस्तों अह। एक होता है अंग और एक होता है अपना अह। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखेंगे बात। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसको भी बांट दिया गया कई जगह। कैसे बांट दिया गया कि इसके अंदर ह्रस्व स्वर भी हो जाएंगे, कुछ दीर्घ हो जाएंगे, कुछ प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। उसके बाद जीभ के आधार पर स्वरों के भेद हो जाएंगे, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद हो जाएंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद मुखाकृति के आधार पर हो जाएंगे, ओष्ठ के आकार पर हो जाएंगे और उच्चारण स्थान हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला आप मेरी इतनी बात समझें केवल कि अगर स्वरों की आपसे संख्या पूछता है तो स्वरों की संख्या या तो होगी 11 या फिर होगी 13, ठीक है। 11 कब होगी तो सर वो उच्चारण के आधार पर 11 हो जाएगी, और 13 कब होगी तो सर लेखन के आधार पर 13 हो जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब आगे ध्यान देंगे। देखो मैंने आपको बता दिए ये हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूं आगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि स्वरों के प्रकार, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों स्वरों का हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो वो कई प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है। मैंने लिखा पहले हम इसको वर्गीकरण करेंगे कालमान या मात्रा के आधार पर। कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है सर। तो इसको जब हम करेंगे, इसको सही से लिख लेते हैं, वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का आधार पर स्वरों के वर्गीकरण करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कालमान मतलब मात्रा, मतलब कि एक मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी है या तीन मात्रा लगी है। तो जब मैं कालमान के आधार पर बात करता हूं दोस्तों, तो जो स्वरों के भेद हो जाते हैं वो तीन भेद हो जाते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा अपना दोस्तों ह्रस्व स्वर, एक तो हो जाता है ह्रस्व स्वर, या कह लो लघु स्वर, या कह लो लघु स्वर, या इसका एक अन्य नाम भी है मूल स्वर। इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, वो है मूल स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, मूल का मतलब होता है जो बिल्कुल मूल स्वर है, प्रारंभिक स्वर हैं। जैसे एक तो हो जाएगा सर छोटा बोल रहा है तो छोटा ए, भाई छोटा बोला ना मैंने, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर एक तो हो जाएगा ए, उसके बाद एक हो जाएगा छोटा ई, उसके बाद हो जाएगा छोटा ऊ, ठीक है सर, एक हो जाएगा रेदी। तो ए के बाद ई, इसके बाद ऊ और उसके बाद रेदी, ठीक है सर। तो ये होते हैं अपने ह्रस्व स्वर। अब कुछ के दिमाग में बात आ रही होगी सर ये छोटा रेरी है तो बड़ा रेरी कैसा होगा, तो सर बड़ा रेरी ये इस तरीके से बनता है, ये होता है अपना बड़ा वाला रेरी। आगे बात समझ में। और इस बड़े वाले रेरी का जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग है वो इस समय पर संस्कृत भाषा में होता है। किस भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग होता है। जो कुछ महान विद्वान हैं जो कहते हैं कि स्वरों की संख्या 13 नहीं 14 हो जाती है, तो वे इस एक रेरी को काउंट कर लेते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं, ह्रस्व पढ़ लिया, अब पढ़ूंगा मैं सर दीर्घ स्वर। इससे पहले आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे। देखो सर ह्रस्व स्वर में पूरा कंप्लीट पढ़ो। अब ए है, ई है, ऊ है और रेरी है, ये ह्रस्व स्वर हैं। और इन्हीं स्वरों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं स्वरों को हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक मतलब इसकी एक मात्रा होती है, ई की, ऊ की एक मात्रा होती है और रीरी की भी एक मात्रा होती है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर मात्राएं कितनी होती हैं, कि सर कुल मात्रा कितनी होती है, मात्राओं की संख्या। तो बता सकते हो आप लोग कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में। मात्राओं की संख्या मैं आपको बताता हूं, देखो आप खुद से गिनोगे
देखो एक तो आ की मात्रा होती है ये, आ की मात्रा ये होती है, ई की छोटी ई की मात्रा होती है दोस्तों ये वाली, ठीक है। बड़े ई की मात्रा होती है दोस्तों ये, छोटे ऊ हो गया ये, बड़े ऊ हो गया ये, रीरी की जो मात्रा होती है दोस्तों ये होती है, इस ए की मात्रा होती है ये, और इस आई की मात्रा होती है दोस्तों डबल, ओ की मात्रा आपको दिख जाएगी ये होती है, और औ की मात्रा होती है अपने दोस्तों ये। तो कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 10। तो मात्राओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, तो ये संख्या हो जाती है 10। यहां तक बात क्लियर है या नहीं। हमने अभी क्या पढ़ा, कालमान मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उसके कितने भेद, ह्रस्व स्वर भी है, इसको ही लघु स्वर कहते हैं, इसी को मूल स्वर कहते हैं, और वो होते हैं ए ई उ री, और इनको ही हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। ठीक है सर। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, उसके बाद हम और थोड़ी बात आगे करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर पर चलते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे, बड़े बड़े वाले हो जाएंगे। जैसा एक तो हो जाएगा आ, दीर्घ स्वर मतलब आ, जिनका उच्चारण करते समय कुछ समय ज्यादा लगेगा, आ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अपना ई, आ हो गया, ई हो गया। उसके बाद हो जाएगा ऊ, ठीक है सर। उसके बाद रीरी तो चला गया उधर, उसके बाद हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा ओ, और फिर हो जाएगा दोस्तों औ। ठीक है सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 7। संख्या भी आप लोगों से पूछी जाती है, तो जब आप लोगों से संख्या पूछेगा तो क्या करोगे बताओ। अगर उसने आपसे मूल स्वरों की संख्या पूछी तो मूल स्वरों की संख्या कितनी बताओगे आप लोग, एग्जाम में 4, पेपर में पूछी गई है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर सी कट टू कट बात है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो भैया, अभी जहां हम थे, अब हमने बात करी यहाँ पर कि जो दीर्घ स्वर हैं वो दीर्घ स्वरों की संख्या। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी केवल। उसके बाद अब दीर्घ स्वर हैं, तो दीर्घ स्वर को हम एक अन्य नाम और दे देते हैं, इसको हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर क्या कहते हैं इसको, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे, ये जो दीर्घ स्वर हैं इन्हीं के अंदर सजातीय स्वर भी होते हैं और इन्हीं के अंदर विजातीय स्वर भी होते हैं। ठीक है। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। बिल्कुल समझा जाएगा बेटा, A to Z आपको एक भी बात ऐसी नहीं है जो स्किप कर दी जाएगी, टोटल पूरा पढ़ाया जाएगा। सही है। सजातीय स्वर, और इसी के अंदर मैंने अभी आपसे बताया कि इसी के अंदर विजातीय स्वर भी होते हैं, विजातीय स्वर भी होते हैं इसी के अंदर। ठीक है सर। अब सजातीय विजातीय का मतलब क्या है सर, सजातीय का मतलब हो गया सजात, मतलब अपनी जात के जो बने हुए हैं, और विजातीय का मतलब हो गया जो अलग अलग जात के व्यक्ति हैं। सही है। तो सजातीय, अब देखो ये जो आ है, ये जो मैंने आ लिखा है, तो आ किस किस से मिलकर बनता, ए प्लस ए से मिलकर बनेगा ना आ, तो ये क्या हो गया आ, मतलब आ क्या है, एक सजातीय स्वर। उसके बाद ये वाला बड़ा ई है, तो मैंने लिखा दोस्तों ये छोटा ई और प्लस छोटा ई, दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। ठीक। उसके बाद आप ई हो गया, उसके बाद आप ये ऊ देखो, तो दोस्तों जब आप ऊ बनाओगे तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन जाएगा भैया, ये बड़ा ऊ बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो हो गए सजातीय स्वर। अब ये 4 बच गए। तो सजातीय स्वरों की अगर संख्या पूछता है, सजातीय स्वरों की अगर आपसे संख्या पूछेगा तो इसकी संख्या कितनी है, 3 है। अब विजातीय स्वर कौन कौन से हैं, तो जो बचे हैं वो विजातीय स्वर। जैसे ये आई है, तो दोस्तों आई कैसे बनता, ए और प्लस ए के साथ क्या होगा ई, तो क्या बन जाएगा दोस्तों मेरे, आई बन जाएगा। ये ए बन जाएगा नहीं, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए।
अब विजातीय स्वर है, विजातीय स्वर मतलब देखो ए की अपनी एक अलग जात है और ई जो है एक अपनी अलग जात वाला है। तो जब दो अलग अलग जात वाले आएंगे तो ए बनेगा और ए क्या कहलाएगा, फिर विजातीय स्वर कहलाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये हो गया अपना। अब देखो ए को देखते हैं, तो ये ए कैसा बनेगा भाई, ये बनेगा ए के साथ अगर मैं ए ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है हमारे पास, आई बन जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। अब मैं ओ की बात करता हूं तो दोस्तों ओ जो बनता है ए प्लस ऊ से मिलकर क्या बन जाता है, ए प्लस ऊ से मिलकर बनता है ओ। और जब मैं औ की बात करूंगा तो ए प्लस अगर मैं ओ को जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है मेरे दोस्तों औ। ठीक है, तो ये विजातीय स्वर हो जाते हैं अपना ए आई ओ औ, ये विजातीय स्वर भी हैं। और इसी के साथ साथ इस वाली बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लिख लेंगे आप, आई एम पे डाल दो भैया कि जो ये ए है, एक आई है, ओ है और मेरे दोस्तों औ है। ठीक है, इनको एक अलग संज्ञा दी गई है, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। और वो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए आई ओ और औ। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम से। हो गया होगा इतना। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ तक हो गया भैया, चलो उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये हो गया अपना कालमान के आधार पर। ठीक है, अभी दीर्घ स्वर पढ़ा, अब मैं आपको प्लुप्त स्वर बताता हूँ कि प्लुप्त स्वर क्या होता है। क्या हो गया, प्लुप्त स्वर देखेंगे भैया। अब मैं बात करता हूं नंबर 3 की, प्लुप्त स्वर। कि प्लुप्त स्वर किसको कहा जाता है। तो सर प्लुप्त स्वर जो है वो आपने जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो ओम ओम ये जो प्लुप्त स्वर, कोई भी वर्ण नहीं है ऐसा कि जो हाँ सा वर्णमाला में है, लेकिन प्लुप्त स्वर का एक नाम संज्ञा दी गई है इसको। तो इसको केवल कैसे करते हैं हम, इसको 3 की तरह बनाते हैं प्लुप्त स्वर को, इस तरीके से। ठीक है, और प्लुप्त स्वर का एक अन्य नाम रखा हमने त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। क्यों, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय ले लेता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, तो हमने बात अभी तक अपनी करी है कालमान के आधार पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका जो दूसरा भेद है। एक हमने कालमान के आधार पर बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि सर जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। भैया जीभ के आधार पर स्वरों के भेद बताने हैं। ठीक है सर, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो दोस्तों, आपको ये जो 11 से 13 स्वर हमारे पास है, इन्हीं को तो पढ़ना है। अभी हमने मात्रा के आधार पर पढ़ा कि कौन सा मात्रा के आधार पर कैसे पढ़ा जाएगा, और अब हम बात करेंगे सर जीभ के आधार पर। क्योंकि जो जीभ अपनी है, एक छोटी सी कहानी है कि जीभ चाहे तो दांत तुड़वा सकती है, भले ही दांतों के 32 दांतों के बीच में रहती है जीभ, लेकिन अगर चाहे तो ये 32 के 32 दांत को तुड़वा देती है। और वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, और वो होता मन के ऊपर डिपेंड है। सही है, अगर आपका मन ठीक है तो आपकी जीभ ठीक है, अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपकी जीभ ठीक नहीं है, और जीभ ठीक नहीं है तो फिर आप भी ठीक रहने वाले नहीं हो। सही है नहीं, तो जीभ के आधार पर स्वर पढ़ेंगे। तो देखो सर, मान के चलो मैंने ये एक जीभ बना ली इस प्रकार, जीभ को देख के हंसना मत कि ये कैसी जीभ है। सही है ना, तो ये मैंने जीभ बना ली, क्योंकि जीभ की कोई भी आकृति नहीं है, आप कैसे भी मोड़ सकते हो उसको। तो ये जीभ, अब मैंने इसका क्या कर दिया दोस्तों, इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड, पार्ट कर दिए इसके 3। तो ये वाला जो भाग है इसका, ये भाग हो गया अग्र, अग्र भाग हो गया, मतलब अगला वाला भाग हो गया। उसके बाद ये जो भाग है इसका, तो दोस्तों ये हो जाएगा मध्य भाग, ये हो जाएगा मध्य भाग। और ये जो भाग है इसका पिछला वाला, तो इसको पिछले को पश्च ही तो कह रहे हैं, तो ये पश्च भाग हो गया। बस
तो जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो सर अग्रभाग से कौन कौन से स्वर हैं जो अग्रभाग से बोले जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, देखो अग्रभाग से कौन कौन से स्वर हैं जो बोले जाते हैं। तो अग्रभाग से हम बोलते हैं दोस्तों, एक तो ई, बोल कर देखो आप, ई बोलो। जैसे ही आप ई बोलोगे तो आपकी जो जीभ आगे से नीचे हो जाएगी, तो अगले भाग तो प्रयोग हुआ, ई हो गया बड़ा ई, ई। उसके बाद आई, ए और आई। तो ये 4 ऐसे हैं जो अग्रभाग से बुलाते हैं, ई ए। ठीक है सर। अब मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता? तो दोस्तों केवल मध्य भाग से एक ही स्वर है, और जिसको हम कहते हैं ऐसे अनार। केवल अनार एक ऐसा है जो मध्य भाग से बोला जाता है, ए। आप बोल के देखो ए। तो जैसे आप ए बोलोगे तो बिल्कुल ए जो है अपना वो मध्य भाग से बोला जाता है। ठीक है सर। और बाकी सारे किससे बोले जाएंगे? बाकी जितने भी बच जाएंगे वो आपके सब बोले जाते हैं भैया पिछले वाले भाग से। जितने जो भी बचे हैं वो सब किससे बोले जाते हैं? पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं। तो बचा कौन कौन है? तो पश्च भाग सब आप बता दोगे सर। ए हो गया तो एक तो आ बचा है, इधर बोलोगे सर ई हो गया तो एक तो ये छोटा ऊ बचा, एक भैया बड़ा ऊ बचा। ए आई आ गया तो आप बोलोगे सर एक तो ओ बचा और एक औ बचा। तो ये सारे किसके अंदर चले जाएंगे? पश्च भाग में। आपको केवल याद ये रखना है कि जो अग्रभाग है, अग्रभाग से बोल के देखो, आप एक्सपेरिमेंट करो तो सही, मेरे साथ साथ बोलो तो सही भाई। अग्रभाग है तो अगर ई बोलो, शर्म लग रही क्या ई बोलते हुए? बोल सकते हो ना आप ई। तो ई जैसे यहाँ बोलोगे ई, तो आपका जो जीभ का अगला भाग है वो डाउन हो जाएगा, मतलब ई बोला जाएगा। तो अग्रभाग ई हो गया, ई हो गया। ए बोलो ए, तो जैसे आप ए बोल रहे हो तो जीभ जो है आपकी वो नीचे दांतों से नीचे लगी है, तो ये हो जाएगा ए और आई। मध्य भाग में केवल ये महाराज आते हैं, ऐसे अनार आता है बिल्कुल केवल मध्य भाग का, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और बाकी सब इनको याद नहीं रखना है, बाकी सब किस में चले जाएंगे? पश्च भाग में चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपना जीभ के आधार पर पढ़ लिया हमने। ठीक है सर। जीभ के आधार के बाद हम बात करेंगे भाई, हमने कालमान पढ़ लिया, हमने जीभ के आधार पर पढ़ लिए। अब जीभ के आधार के बाद मैं नंबर 3 की बात करता हूं। अब मैं पढ़ता हूं दोस्तों ओष्ठ या होठों के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद या स्वरों का वर्गीकरण या भेद। ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं इसकी बात कर लूँगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल बात करेंगे। देखो अब होठ दिए भगवान ने हमें, बड़े सुंदर होठ दिए भगवान ने। अब इसमें क्या है, होठों को आप स्वर को जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो केवल 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे या तो आप इसको गोल बना सकते हो, जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे या तो आपके होठ गोल हो जाएंगे या फिर गोल नहीं होंगे, 2 ही तो हैं। तो गोल हो जाएंगे तो भैया इसको मैं कह दूंगा गोलाकार। जब होठ गोल होंगे तो गोलाकार कह देंगे। और गोलाकार को ही दूसरी भाषा में, मतलब अपनी इस हिंदी में दूसरा नाम इसका व्रतमुखी हो जाता है। गोलाकार कह लो या व्रतमुखी हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सर ए गोलाकार, ए गोलाकार। और ए गोलाकार को ही हम क्या कहेंगे? अव्रतमुखी। क्या कह देंगे? अव्रतमुखी। गोलाकार को ही हम क्या कह देंगे? ए गोलाकार को अव्रतमुखी कह देंगे। बस जो वो 11 अपने उच्चारण वाले हैं, उच्चारण में तो काम देंगे, तो जो 11 पढ़ रहे हैं हम उन्हीं को यहाँ पढ़ना है। तो सर गोलाकार आपके जब होठ हैं ये गोल कब होंगे? आप जरा मुझे ये बताओ। तो ये गोल तभी तो होंगे जब आप बोलोगे ऊ, आप ऊ बोलो, तो जैसे आपने ऊ बोला है तो आपके होठ क्या हो गए? गोल। तो जब छोटा ऊ आया है तो बड़ा ऊ कैसे घर रह जाएगा? बड़ा ऊ भी साथ ही साथ आएगा। ऊ ऊ, उसके बाद ओ औ, तो जब हम इनका भी उच्चारण करेंगे ओ का, ओ के साथ औ का भी उच्चारण आ जाएगा। तो ये 4 ऐसे होते हैं, ये 4 ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों जो तुम्हारे क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं या फिर व्रतमुखी होते हैं। इसके बाद बाकी सब बिल्कुल ऐसे तो भाई एक बात और, रटना थोड़ी ना है, रटना कुछ नहीं है। गोलाकार वाले याद कर लो। तो गोलाकार वाले कितने हो गए? 4, तो 7 क्या होंगे? गोलाकार वाले होंगे। सिंपल सी बात है भाई। गोलाकार वाले ऊ ऊ ओ औ तो हैं,
बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, ए गोलाकार में। बाकी बचा कौन, एक तो बच जाएगा ए बचेगा, उसके बाद एक आ बचेगा, ई, ई, ए, आई। पहले इससे पहले री लिख लो आप, ना तो जो री से ऋषि हैं वो नाराज हो जाएंगे, और ऋषि मुनियों का नाराज होना भैया बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। री हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक आई हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये सारे क्या होते हैं, अपने ए गोलाकार होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप पढ़ो तो सही कम से कम। इतनी आसान हिंदी कर देता हूँ मैं कि समझो, बिल्कुल लगेगा कि हाँ बहुत हल्की इंग्लिश हिंदी है। उसके बाद में अगर बात और आगे करूं, अब हमने क्या पढ़ा भाई, नंबर 3 हमने ओष्ठ आकृति पढ़ ली है कि ओष्ठ आकृति के आधार पर कैसा है। जीभ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, जीभ के आधार पर हमने पढ़ लिया है, और हमने कालमान के आधार पर पढ़ लिया है। अब दोस्तों मुझे पढ़ना है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति, मुख आकृति के आधार पर, के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कह लो या भेद कह लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहोगे। वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, पापा को पापा जी कहते हो या पापा को पापा कहते हो। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आपको लिखा ना मुख आकृति के आधार पर, बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है, और सबसे ज़्यादा गलत होने की संभावना भी इसी टॉपिक की ही होती है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो सुनो मेरी बात। मुख आकृति के आधार पर, जो तुम्हारा मुख आकृति, मुख कैसा होगा, मुख आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और इन 4 प्रकार को दोस्तों आपकी किसी बुक में या आपको किसी टीचर ने कैसे भी पढ़ाया हो, अगर याद नहीं है, भाई कोई भी टीचर हो अपने आप में 100% देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपको तब भी याद नहीं है तो आप मेरे कहने से, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ये 4 प्रकार, वैसे लिखने हैं। तो पहला प्रकार आपको लिखना है, पहला प्रकार आप लिखना बीव्रत, पहला प्रकार आप लिखना बीव्रत। दूसरा प्रकार आप लिखना समव्रत, दूसरा प्रकार आप लिखना समव्रत। तीसरा लिखना आप बीव्रत समव्रत। अब अर्ध बीव्रत कर दो, इसका आधा होता है अर्ध बीव्रत कर दो। उसके बाद समव्रत है तो इसे अर्ध समव्रत कर देंगे, अर्ध समव्रत कर देंगे। ठीक है सर, अब देखो दोस्तों, इनकी परिभाषाएं लिखने से हमें कुछ नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं हमसे इसकी पेपर में पूछी भी नहीं जानी है। अगर परिभाषाओं की मैं बात करूं तो बीव्रत का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता हो तो बीव्रत। समव्रत ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह लगभग बंद रहता हो, इसमें आधा खुलता हो और इसमें आधा बंद रहता हो। बस ये क्या है, इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें समझना बीव्रत। तो दोस्तों वी कैसे बनता है, वी ऐसे ही तो बनता है, वी ऐसे ही तो बनता है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है वी का, ये पूरा खुला हुआ है, मतलब एक ऐसा स्वर आएगा इसके अंदर जिसका हम उच्चारण करेंगे तो मुंह सबसे ज्यादा खुलता हो, मुंह सबसे ज्यादा खुलता हो। तो आप सोच लो ए आ, जैसे ही हम आ बोलते हैं तो आ बोलते हुए हमारा जो मुख है वो सबसे ज्यादा खुलता है, तो बी व्रत में आ जाता है केवल और केवल आ। ठीक, अब समव्रत याद रखना, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग कम खुलेगा या बंद सा रहेगा, तो ये समव्रत में। अब देखो मैंने क्यों लिखवाया बीव्रत के बाद समव्रत, क्योंकि आ के बाद क्या आता है, ई आता है, उसके बाद फिर बड़ा ई और उसके बाद ऊ और ऊ, ई ऊ। ठीक है, आप इसके अंदर ऋषि को रख सकते हैं, रीरी को आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद अर्ध बीव्रत। तो भैया जब बीव्रत आ है और जब मैं अर्ध बीव्रत करूंगा तो इसका आधा कर दो, आ का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए। अब एक छोटी सिंपल 4 रह गए हमारे, ए आई, ए और आई औ, ये रह गए 4। अब ये जो 4 रहे हैं उन्हें मैं कहाँ रखूँ, देखो ये बेचारा सबसे छोटा है, तो ये जो सबसे छोटा सिपाही है इसको 2 बड़े बड़े सेनापति दे दो, आई और औ दे दो। ठीक है बस, और जो बच गए 2 वो इसमें लिखे जाएंगे, ए और ओ।
बस हो गए तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 1 11 हो गए कंप्लीट। भाई है कुछ इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। दोबारा सुनो मेरी बात जरा, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझो। बी व्रत का मतलब होता है कि जब मुख पूरा खुलेगा तो केवल आ ही एक ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलेगा। समव्रत आ के बाद, देखो बी व्रत के बाद समव्रत याद रखना आप, तो आ के बाद क्या था? ई ऊ और री। भैया हो गए याद तुम्हारे? ठीक है। अब जब बी व्रत याद है तो अर्ध बी व्रत में तो कोई दिक्कत ही ना। बी व्रत आ हो गए तो अर्ध व्रत क्या हो जाएगा बताओ तुम मुझसे? अर्ध व्रत हो जाएगा इसका आधा, तो आधा हो जाएगा मतलब ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जब ये बेचारा छोटा सबसे है तो दो सेनापति मैंने इसे दिए बड़े वाले, एक तो आई और एक औ। इनके अलावा जो बचे वो हमने पहुंचा दिए अर्ध समव्रत के अंदर। इतनी बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो वो और बढ़ते हैं, क्योंकि आज स्वर कंप्लीट कर लेंगे अपने। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो भैया तो आप ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा कर रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बात मैं करता हूँ आगे। अब हम बात आगे करते हैं भैया। चल जाओ भाई गुरुदेव। अब देखो भैया, अब मैं बात करता हूं तुमसे अयोग बहा की। अयोग बहा स्वर कौन कौन से होते हैं? अयोग बहा स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों अयोग बहा स्वर मैंने आपसे बताया ये होते हैं, एक तो अंग और एक क्या होता है? अह। एक अंग और एक अह। इसको तो हम कहते हैं दोस्तों अनुस्वार, इसको कहते हैं हम अनुस्वार। ये ध्यान रखने वाली बात है, अनुस्वार कहते हैं। और इसको हम कहते हैं मेरे मित्रों, इसको कहते हैं हम विसर्ग। इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। ठीक। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं सर कि आगत स्वर कौन सा है, ये 2-4 पॉइंट इसके नोट हैं कि आगत स्वर कौन सा है। तो दोस्तों आगत स्वर आप सभी को पता है, आगत स्वर अपना ये वाला आ होता है, जिसके ऊपर ये हल्का सा चंद्र लगा होता आ। और इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जैसे एक शब्द हम कॉलेज लिखते हैं, कॉलेज में कर देते हैं इसका प्रयोग। हम डॉक्टर साहब लिख देते हैं तो ये डॉक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपना आगत स्वर होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है बस अपनी वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो तुम IMP और स्टार बना लो भैया 5 स्टार। कितने बना लो? 5 कितनों के? 4, एक और बनाओ मेरे कहने से 5 स्टार बना के चलो। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है इसका, ये वाला बहुत ही मेन है, मतलब आप समझेंगे नहीं कि कितना मेन है ये वाला टॉपिक। अब देखो भैया, अब मैं अगर बात करता हूं आपसे इसकी कि भाई आगत स्वर हो गया अपना ये, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे नज़रिए से ये रहने वाले हैं कि सर स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है सर। तो उच्चारण स्थान पहले की मैं बात करता हूं, एक होता है कंठ, दूसरा उच्चारण स्थान होता है तुम्हारा तालु। कौन सा होता है? तालु। तीसरा उच्चारण स्थान होता है अपना कंठ हो गया, तालु हो गया, फिर होता है सर मूर्धा। ठीक है। उसके बाद चौथे की मैं बात करूं तो चौथा होता है सर जी दंत। ठीक। उसके बाद अगर मैं 5 की बात करूं तो दंत हो गया, एक होता है सर ओष्ठ्य, एक होता है ओष्ठ्य। उसके बाद मैं बात करता हूं कंठ तालव्य, एक होता है कंठ तालव्य कह लो या कंठ तालु कह लो। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य। ठीक है सर। तो बस आपको ये और समझने हैं, और उसके बाद अपने स्वर वाला जो ये टॉपिक है ये पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। तो देखो सर, कंठ वाले कौन कौन से होते हैं? जो कंठ से बोले जाते हैं। तो कंठ आप लोग जानते हैं ये अपना कंठ होता है। जैसे मैं बोलूँगा ना, जैसे कै वर्ग है, वो तो हम व्यंजन में बात कर लेंगे। कै वर्ग होता है ऐसे ही ए, ऐसे ही क्या होता है तुम्हारा ए और आ। ठीक है सर। और ये किससे बोले जाते हैं सर जी? ये अपने कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और बड़े अच्छा होगा अगर आप केवल इतना याद रखें,
तो ये अपने कंठ से बोले जाते हैं ए और आ। अभी केवल स्वरों की बात चल रही है, व्यंजनों की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब मैं तालु की बात करता हूं, तालु जो अपने जीभ से ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तालु। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो तालु से बोले जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा एक तो है ई, और एक है दोस्तों बड़ा ई। बोल देखो ई बोलोगे तो जीभ का पिछला भाग तालु पे लगता है। उसके बाद मूर्धा, तो मूर्धा से आपको केवल क्या याद रखना है, रीरी। मूर्धा से आपको क्या याद रखना है, रीरी। दंत का मतलब क्या होता, जब ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वो अगर दांतों से लगती है तो वो क्या कहलाता है, दंत कहलाता है। जैसे दंत। अब ऐसा कोई स्वर बोलो, ए आ ई ऊ रीरी एडी एनक ओ औ, ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसका उच्चारण स्थान दंत हो, ठीक। उसके बाद ओष्ठ की बात करूंगा तो ऐसे दो स्वर हैं जिनका जैसे ऊ बोलते हो आप, ऊ, तो ऊ बोले हो तो ऊ बोलते हुए क्या होता है कि आपके ओठ लगते हैं। कंठ तालव्य, ये तो पेपर में अधिकतर पूछे आते हैं लेकिन याद करने बहुत आसान है। देखो कंठ में आया है एक तो कंठ और एक आया तालव्य। तो कंठ वाला होता है ए, कंठ वाला क्या होता है सर जी, ए, प्लस तालव्य वाला होता है अपना ई, तालव्य वाला क्या होता है ई। तो जब ए और ई मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये ए कहलाते हैं। तो जब ए आया है तो ए के साथ भैया ये आई भी रहना ही रहना है, ए के साथ जो है भैया आई भी रहना ही रहना है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है दोनों का वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। अब ये कंठ ओष्ठ है, तो कंठ तो आया है तो कंठ में मैंने लिखा दोस्तों कि ए, प्लस ओष्ठ आया है तो ओष्ठ का ऊ होता है, ओष्ठ में क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो कंठ ओष्ठ ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप बोलोगे सर ओ बनाते हैं और औ बनता है, ओ औ। तो ये जो तुम्हारे दो हैं ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कंठ ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है सर। तो आज की पूरी वीडियो अपनी स्वर के ऊपर रही है, स्वरों की संख्या के बारे में बताया, स्वरों का पूरा हमने बहुत अच्छे तरीके से वर्गीकरण किया है। और जो अभी कुछ बचा है, अगर कुछ छूट गया है तो जो आपकी आगामी क्लास होने वाली है उसमें स्वर जो बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। पहली बात तो बचा कुछ नहीं है, और इसके साथ साथ व्यंजन की अगली क्लास होगी, ठीक है सर। तो अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।